क्या इस बात पे यकीन किया जा सकता है कि सरकारी नौकरी में काम करने वाले कर्मचारी अब अपने वेतन आयोग से सिर्फ पैसे नहीं मांग रहे हैं? जी, ये वाकई हैरानी की बात लग सकती है। मतलब वे न्यूरोडाइवर्जेंट बच्चों के लिए विशेष भत्ते और अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल के लिए पूरे सेवाकाल में 60 दिन की विशेष छुट्टी जैसी चीजें मांग रहे हैं। बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव है। सही कहा। जब हम सरकारी कर्मचारी शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर फाइलों के बीच उलझे किसी बाबू की छवि उभरती है। वो पुरानी वाली छवि। हाँ, लेकिन आज हमारे पास जो दस्तावेज है वो इस पूरी छवि को ध्वस्त कर देता है। बिल्कुल कर देता है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम 30 मार्च 2026 को प्रस्तुत किए गए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी 8th सेंट्रल पे कमीशन के ज्ञापन की गहराई से पड़ताल करेंगे। और मैं कहूंगा कि इसका सबसे बड़ा संदेश यही है कि ये दस्तावेज सरकारी कर्मचारी की पुरानी परिभाषा को एक मजदूर या लेबर से बदलकर एक ह्यूमन कैपिटल असेट में बदल रहा है। मतलब मानव पूंजी संपत्ति। जी हाँ। और यही बात इस पूरे विश्लेषण का हमारा मुख्य मिशन भी है। हमारे पास जो स्रोत हैं, जो रिसर्च नोट्स और ज्ञापन के पन्ने हैं, वे सिर्फ कुछ आंकड़ों और प्रतिशत का बोरिंग पुलिंदा नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि आखिर ये मांगे क्यों की गई हैं और ये आधुनिक भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में हमें क्या बताती हैं। इस क्यों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए, जब हम किसी नीति के पीछे का तर्क समझते हैं तभी हमें उसका असली प्रभाव दिखाई देता है। सही बात है। इस चर्चा में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कितनी छुट्टियां या कितने पैसे मांगे गए हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बदलाव एक सरकारी कार्यालय के काम करने के तरीके को कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए इस कहानी के सबसे बुनियादी पहलू से शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल। एक इंसान को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आखिर क्या चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। इस दस्तावेज में परिवार और पोषण की जो सदियों पुरानी परिभाषा थी उसे पूरी तरह से पलट दिया गया है। हाँ, जो सबसे दिलचस्प बात है यहाँ पर वो परिवार की परिभाषा ही है। मुझे ये आंकड़ा देखकर बहुत हैरानी हुई कि अब तक वेतन तय करते समय एक कर्मचारी के परिवार को सिर्फ 3 यूनिट माना जाता था। जी। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 यूनिट करने का प्रस्ताव है। बिल्कुल। मतलब कागज पर 3 से 5 यूनिट में बदलना एक गणितीय बदलाव लग सकता है, लेकिन इसका जमीनी मतलब क्या है, मैं ये समझना चाह रही थी। मैं समझाता हूँ। इस बदलाव के पीछे जो व्यवस्था है वो बहुत ही तार्किक है। अच्छा। पहले 3 यूनिट का मतलब होता था कर्मचारी, जीवन साथी और औसतन 1 या 2 बच्चे, जिन्हें मिलाकर 1 यूनिट माना जाता था। मतलब माता पिता की तो कोई गिनती ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं। लेकिन अब जो 5 यूनिट का प्रस्ताव है उसमें कर्मचारी, जीवन साथी, 2 बच्चे और आश्रित माता पिता शामिल हैं। अरे वाह। और ये बदलाव अचानक से किसी के दिमाग में नहीं आया है। तो फिर इसका आधार क्या है? ये सीधे तौर पर माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम यानी जो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट है उससे जुड़ा हुआ है। अच्छा, मतलब ये कि एक तरफ तो देश का कानून ये कहता है कि बच्चों को अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करनी ही होगी जी। और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ठीक कहा आपने। तो इस ज्ञापन का मुख्य तर्क यह है कि अगर राज्य खुद एक कानून बनाकर कर्मचारी पर यह जिम्मेदारी डाल रहा है तो सरकार को एक आदर्श नियोक्ता, जिसे मॉडल एम्प्लॉयर कहते हैं, जी, एक मॉडल एम्प्लॉयर के रूप में ये भी तो देखना होगा कि उस कर्मचारी के पास उस जिम्मेदारी को निभाने के संसाधन हैं या नहीं। ये तो बहुत ही वैलिड पॉइंट है। बिल्कुल। वेतन की गणना करते समय उन आश्रित माता पिता को परिवार का हिस्सा मानना एक कानूनी और नैतिक आवश्यकता बन गया। ये नजरिया तो कर्मचारी के मानसिक बोझ को सीधे तौर पर मान्यता दे रहा है। सही बात है। और जब हम संसाधनों की बात करते हैं तो मुझे स्रोत में पोषण यानी न्यूट्रिशन से जुड़ा एक और बहुत दिलचस्प आंकड़ा दिखा। जी, ICMR वाला? हाँ, ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की नई सिफारिशों का हवाला दिया गया है। पहले एक इंसान के लिए आवश्यक कैलोरी 2700 किलो कैलोरी मानी जाती थी। जी। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3490 किलो कैलोरी करने की मांग की गई है। हाँ, और ये बहुत बड़ा जंप है। बिल्कुल, और ये मांग विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो शारीरिक श्रम करते हैं। ये वृद्धि ये दिखाती है कि अब हम सर्वाइवल यानी सिर्फ जिंदा रहने के मापदंड से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब सिर्फ पेट भरने की बात नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं। 2700 कैलोरी एक इंसान को किसी तरह से खड़ा रखने के लिए तो काफी हो सकती है, लेकिन जब हम 3490 कैलोरी की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आ जाता है?
उसमें दूध, अंडे, प्रोटीन, फल सब कुछ शामिल हो जाता है। इसका सीधा संबंध उत्पादकता से है। हाँ, अगर एक रेलवे ट्रैकमैन या कोई फायर फाइटर सही पोषण नहीं लेगा तो उसकी शारीरिक क्षमता समय से पहले जवाब दे जाएगी। और वो अंततः सिस्टम का ही नुकसान है। बिल्कुल। तो इसी पोषण, आवास, शिक्षा, माता-पिता की देखभाल और आज के दौर की डिजिटल जरूरतों को एक साथ मिलाकर जो नया गणित सामने आया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। जी, इसी आधार पर न्यूनतम वेतन की मांग 18,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 69,000 रुपए की गई है। हाँ, ये आंकड़ा काफी चर्चा में है। स्रोत में लिखा है कि इसके लिए 3.833 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया गया है। फिटमेंट फैक्टर। अब जो लोग सरकारी तंत्र से नहीं जुड़े हैं, जी। उनके लिए ये फिटमेंट फैक्टर एक बहुत ही टेक्निकल जार्गन है। आखिर ये काम कैसे करता है? देखिए, फिटमेंट फैक्टर को हम एक तरह का मल्टीप्लायर या गुणक मान सकते हैं। अच्छा। जब भी कोई नया वेतन आयोग आता है, तो पुरानी बेसिक सैलरी को एक नई बढ़ी हुई बेसिक सैलरी में बदलने के लिए एक फॉर्मूले की जरूरत होती है। तो इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो मान लीजिए अगर 7वें वेतन आयोग में किसी की बेसिक सैलरी 100 रुपए थी और फिटमेंट फैक्टर 3.833 तय होता है, जी। तो 8वें वेतन आयोग में उसकी नई बेसिक सैलरी 100 को 3.833 से गुणा करके 383 रुपए हो जाएगी। अच्छा, तो ये सीधा मल्टीप्लायर है। हाँ, और ये फैक्टर इस बात पर निर्भर करता है कि पिछले 10 सालों में महंगाई, जीवन स्तर और आवश्यक खर्चों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। समझ गई। और इसी के साथ वार्षिक वेतन वृद्धि यानी जो इंक्रीमेंट होता है उसे भी 3% से बढ़ाकर 6% करने का प्रस्ताव है। बिल्कुल, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है। इसके अलावा एक और बिंदु है जिसने मेरा ध्यान खींचा है, न्यूनतम और अधिकतम वेतन के बीच का अंतर। ये मांग की गई है कि ये अंतर 1 और 12 के अनुपात से अधिक नहीं होना चाहिए। जी। ये आय की असमानता, मतलब जो इनकम इनइक्वालिटी है, उसे पाटने का एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। वो कैसे? इसका मतलब ये है कि अगर विभाग का सबसे निचला कर्मचारी महीने के 10,000 रुपए कमाता है, जी। तो उसी विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी 1,20,000 रुपए से ज्यादा नहीं कमाना चाहिए। अच्छा, मतलब एक लिमिट तय कर दी गई है। बिल्कुल। जब ये खाई बहुत ज्यादा होती है, जैसे 1 और 50 या 1 और 100 का अनुपात, तो निचले स्तर के कर्मचारियों में भयंकर निराशा पैदा होती है। ये तो स्वाभाविक है। हाँ, ये अनुपात सुनिश्चित करता है कि आर्थिक विकास का लाभ ऊपर से लेकर नीचे तक एक तार्किक सीमा के भीतर सबको मिले। हाँ, लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा रुकना होगा। जी, बताइए। अगर हम बड़ी तस्वीर को देखें, तो न्यूनतम वेतन सीधे 69,000 रुपए करना और इतना बड़ा फिटमेंट फैक्टर लागू करना बहुत ही भारी भरकम कदम लगता है। लगता तो है। वर्तमान में केंद्र सरकार अपने राजस्व व्यय का यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का लगभग 13% हिस्सा वेतन, भत्तों और पेंशन पर खर्च करती है। जी, आंकड़े यही बताते हैं। और अगर हम रक्षा बजट को हटा भी दें तो ये 7.1% वेतन और 4% पेंशन है। बिल्कुल। तो बुनियादी अर्थशास्त्र तो यही कहता है कि अगर अचानक से लाखों लोगों के पास इतना पैसा आ जाएगा तो क्या इससे बाजार में भारी महंगाई नहीं बढ़ जाएगी? ये सवाल अक्सर उठता है। क्या ये देश का खजाना खाली करने जैसा नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है जो अक्सर हर वेतन आयोग के समय उठाई जाती है। लेकिन अगर हम इस दस्तावेज के तर्कों की गहराई में जाएं, तो वे इस खर्च को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि निवेश के रूप में पेश करते हैं। निवेश? वो कैसे? और रही बात महंगाई बढ़ने की, तो हमें ये देखना होगा कि ये पैसा किस तरह से अर्थव्यवस्था में प्रवाहित होता है। तो ये महंगाई क्यों नहीं बढ़ाएगा? पैसा तो सरकार की जेब से निकलकर बाजार में ही जा रहा है ना। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था की वर्तमान क्षमता बहुत बड़ी हो चुकी है। अच्छा। दस्तावेज में स्पष्ट आंकड़े हैं कि भारत की जीडीपी आज $4.3 ट्रिलियन है। जी, ये तो हम सब जानते हैं। 2025 में हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे और 2027 तक तीसरे स्थान पर आने का अनुमान है। और हमारी विकास दर 6.5% है। तो इससे महंगाई का क्या संबंध है? देखिए, महंगाई तब बेकाबू होती है जब बाजार में पैसा तो हो लेकिन खरीदने के लिए सामान या सेवाएं ना हो, जिसे सप्लाई कंस्ट्रेंट कहते हैं। अच्छा, मतलब सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा, यानी परचेजिंग पावर बढ़ती है। जी। वे वो पैसा अपनी तिजोरी में बंद करके नहीं रखते। सही बात है, वो खर्च करेंगे। वे घर बनाते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, बच्चों को बेहतर शिक्षा देते हैं। इससे बाजार में मांग पैदा होती है और उस मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाना पड़ता है, जिससे नए रोजगार पैदा होते हैं। बिल्कुल। और अंततः ये चक्र घूमकर वापस सरकार के पास ही आता है। कैसे?
जब लोग ज्यादा खर्च करते हैं तो वे जीएसटी और इनकम टैक्स भी तो चुकाते हैं। हाँ, ये तो है। हमारे स्रोत के आंकड़े बताते हैं कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से लेकर अब तक कर राजस्व यानी टैक्स रेवेन्यू में 205.41% की भारी वृद्धि हुई है। बाप रे, 205%। जी, तो ये कोई दान नहीं है जो वापस नहीं आएगा। एक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था जो तेजी से बढ़ रही है, उसके लिए अपने सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधनों पर यह निवेश करना न केवल व्यवहारिक है बल्कि आगे के विकास के लिए जरूरी भी है। ये अर्थव्यवस्था को देखने का एक बहुत ही चक्रीय नजरिया है। बिल्कुल। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था की बात छोड़ दें तो पैसे से भी ज्यादा जो चीज मुझे चौंकाती है वो है काम करने का माहौल। हाँ, वो हिस्सा तो बहुत ही खास है। जब हम इस दस्तावेज के आधुनिक भत्ते और छुट्टियां वाले खंड पर आते हैं तो लगता है जैसे हम किसी सिलिकॉन वैली की अत्याधुनिक कंपनी का एचआर मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं। सही कहा आपने। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये गहरे मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। मेरा मानना है कि ये शायद पूरे ज्ञापन का सबसे प्रगतिशील हिस्सा है। बिल्कुल। क्योंकि ये स्वीकार करता है कि कर्मचारी कोई मशीन नहीं है, उनके शरीर हैं, उनकी भावनाएं हैं और उनके परिवार हैं। जैसे कि महिलाओं के लिए मासिक धर्मावकाश या मेंस्ट्रुअल लीव की मांग। जी। हर महीने 3 दिन की विशेष छुट्टी का प्रस्ताव है। और ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। हाँ, स्रोत में स्पष्ट रूप से कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों का उदाहरण दिया गया है जहां ये पहले से लागू है। बिल्कुल। इसके अलावा हिस्टेरेक्टमी सर्जरी के लिए 1 महीने की विशेष छुट्टी की मांग की गई है। और सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए पेरेंट्स केयर लीव के नाम से पूरे सेवा काल में 60 दिन की छुट्टी मांगी गई है, ताकि वृद्ध माता पिता की देखभाल की जा सके। जी। और अगर हम बच्चों की देखभाल से जुड़ी मांगों को देखें तो वहां भी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखता है। जैसे चाइल्ड केयर लीव के लिए बच्चों की आयु सीमा 18 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष करने की मांग है। अच्छा। और विकलांग बच्चों के मामले में तो कोई आयु सीमा ही ना रखने की बात कही गई है। हाँ, और इसी से जुड़ा एक भत्ता है जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। कौन सा? ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या अन्य न्यूरोलॉजिकल विकार वाले बच्चों के माता पिता के लिए 30,000 रुपए प्रति माह का विशेष देखभाल भत्ता। जी, ये एक बहुत ही संवेदनशील मांग है। ये मांग बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक विशालकाय सरकारी ढांचे में ऐसी भावनात्मक और विशिष्ट चीजों को लागू करना बहुत जटिल नहीं हो जाएगा? लागू करना जटिल हो सकता है, लेकिन और क्या सरकार वास्तव में ये खर्च उठा सकती है? अगर हम इसे कार्य दक्षता या एफिशिएंसी के चश्मे से देखें तो ये खर्च नहीं बल्कि नुकसान को रोकने का तरीका है। वो कैसे? एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक सरकारी अधिकारी है जिसके बच्चे को ADHD या ऑटिज्म है। जी। अगर उस अधिकारी के पास एक विशेष देखभाल करता या शैडो टीचर नियुक्त करने के लिए पैसे नहीं है तो उसका आधा ध्यान ऑफिस के काम में और आधा अपने घर की चिंताओं में लगा रहेगा। जाहिर है वो लगातार तनाव में रहेगा, काम में गलतियां होंगी, वो बार बार छुट्टियां लेगा। ठीक यही बात है। बर्नआउट और काम से अनुपस्थिति, जिसे एब्सेंटिज्म कहते हैं, किसी भी संस्था के लिए बहुत महंगी पड़ती है। अगर सरकार उस अधिकारी को 30,000 रुपए का भत्ता देती है तो वो घर के लिए एक सपोर्ट सिस्टम तैयार कर सकता है और फिर वो अपने काम पर फोकस कर पाएगा। बिल्कुल। इसके बाद जब वो ऑफिस आएगा तो अपना 100% दे पाएगा। लंबे समय में एक तनाव मुक्त और केंद्रित कर्मचारी सरकार का पैसा और समय दोनों बचाता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। हाँ, ये कार्य जीवन संतुलन को बनाए रखने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है। और इसी तर्ज पर जोखिम भत्ते की भी बात की गई है ना? जी हाँ, जो लोग आयुध कारखानों यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज या रेलवे के ट्रैक पर जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, उनके लिए जोखिम भत्ते यानी रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस को बढ़ाकर 10,000 रुपए करने और उसे महंगाई भत्ते यानी DA से जोड़ने की मांग भी की गई है, ताकि उनके परिवार भी सुरक्षित महसूस कर सकें। बिल्कुल। ये स्पष्ट करता है कि मानसिक शांति सिर्फ ऑफिस की दीवारों के अंदर तक सीमित नहीं होती। सही कहा। लेकिन जब हम मानसिक शांति की बात करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा होता है। जी, रिटायरमेंट और करियर। एक कर्मचारी का सबसे बड़ा डर क्या होता है? या तो उसका करियर एक जगह अटक जाए या फिर रिटायरमेंट के बाद उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़े। इस ज्ञापन का एक बड़ा हिस्सा इसी भविष्य की सुरक्षा यानी प्रमोशन और पेंशन पर केंद्रित है। और सरकारी नौकरियों में ठहराव या स्टैग्नेशन एक बहुत बड़ी जमीनी सच्चाई है। दस्तावेज भी यही कहता है। फायर फाइटर, ड्राइवर,
क्लर्क और आर्टिजन जैसे पदों पर काम करने वाले लोग अक्सर जिस पद पर भर्ती होते हैं, सालों बाद उसी पद से रिटायर हो जाते हैं। जी, जो कि बहुत निराशाजनक है। यह किसी का भी मनोबल तोड़ने के लिए काफी है। इसीलिए मांग की गई है कि 30 साल की सेवा में कम से कम 5 टाइम स्केल प्रमोशन सुनिश्चित किए जाएं। इसका मतलब है कि अगर ऊपर कोई वैकेंसी नहीं भी है तो भी एक तय समय के बाद कर्मचारी का पद और वेतन बढ़ाया जाएगा। ये तो बहुत जरूरी है। इसके साथ ही परमानेंट नौकरियों को खत्म करके आउटसोर्सिंग करने का कड़ा विरोध किया गया है। देखिए, आउटसोर्सिंग का विरोध इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ रोजगार की गुणवत्ता ही नहीं बल्कि काम की जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी को भी कम करता है। सही बात है। लेकिन जब भविष्य की सुरक्षा की बात आती है तो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और यहीं पर वो गणित आता है जिसने मेरे दिमाग को सबसे ज्यादा झकझोरा। आप पेंशन कम्यूटेशन की बात कर रही हैं। हाँ, मैं पेंशन कम्यूटेशन की ही बात कर रही हूँ। जो आंकड़े हमारे स्रोत में दिए गए हैं वो सच में आंखें खोलने वाले हैं। जी हम इसे बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो वो अपनी पेंशन का एक हिस्सा एडवांस में एक मुश्त ले सकता है, जिसे कम्यूटेशन कहते हैं। वर्तमान नियम कहता है कि ये काटा गया हिस्सा 15 साल बाद वापस बहाल या रिस्टोर होता है। बिल्कुल, नियम तो यही है। लेकिन ज्ञापन का जो गणित है वो बहुत दिलचस्प है। मान लीजिए एक कर्मचारी 61 वर्ष का है। जी वो सरकार से कहता है कि मेरी पेंशन में से हर महीने 100 रुपए कम कर दीजिए और उसके बदले मुझे आज एक मुश्त रकम दे दीजिए। सरकार एक फॉर्मूले के तहत उसे उन 100 रुपयों के एवज में 9,833 रुपए देती है। जी, ये कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। अब सरकार हर महीने उसकी पेंशन से 100 रुपए काट रही है। राइट। एक साल में 1200 रुपए कटे और 10 साल में सरकार ने पूरे 12,000 रुपए वसूल कर लिए। लेकिन नियम के मुताबिक वसूली 15 साल तक चलती है। वही तो सबसे बड़ी परेशानी है। 15 साल में ये वसूली 18,000 रुपए हो जाती है। सरकार ने दिए थे 9,833 रुपए और 15 साल में वसूल लिए 18,000 रुपए। ये तो बहुत बड़ा गैप है। कोई भी इंसान अपने ही पैसे पर इतना भारी नुकसान क्यों सहेगा? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कर्मचारी अपनी ही पेंशन के लिए भारी ब्याज चुका रहा हो। इसे समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। ये नियम हवा में नहीं बना था। ये 39 साल पुराना है। अच्छा, मतलब 1980 के दशक का। जी, 1980 के दशक में जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मृत्यु दर और ब्याज दरें बिल्कुल अलग थीं। उस समय के गणित के हिसाब से 15 साल का फॉर्मूला तय किया गया था। लेकिन आज के समय में जब वित्तीय पैरामीटर पूरी तरह बदल चुके हैं तो 15 साल तक वसूली करना गणितीय रूप से गलत है। तो मांग क्या है? इसीलिए मांग की गई है कि कम्यूटेड पेंशन की बहाली 15 साल की बजाय 11 साल में होनी चाहिए ताकि कर्मचारी से अतिरिक्त वसूली ना हो। ये साफ दर्शाता है कि कई नियम बस इसलिए चले आ रहे हैं क्योंकि किसी ने उन्हें चुनौती नहीं दी। बिल्कुल सही। इसी तरह ग्रेच्युटी को लेकर भी एक बहुत तार्किक मांग है। जी, वो 25 दिन वाला नियम। हाँ, वर्तमान में ग्रेच्युटी की गणना महीने के 30 दिनों के आधार पर होती है, लेकिन मांग ये है कि इसे 25 कार्य दिवसों या वर्किंग डेज पर गिना जाए। क्योंकि महीने में कम से कम 4 या 5 दिन तो छुट्टियां ही होती हैं। बिल्कुल, इसे प्राइवेट सेक्टर के पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के बराबर लाने की बात कही गई है। और इसकी अधिकतम सीमा 25 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। महंगाई को देखते हुए 25 लाख की सीमा बहुत कम हो गई है, तो ये मांग जायज लगती है। हाँ, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्वलंत और संवेदनशील मुद्दा इस दस्तावेज में दिखाई देता है वो है एनपीएस और नई लाई गई यूपीएस का पूरी तरह से विरोध। ओहो, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम और यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जी, यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरे देश में बहस चल रही है। कर्मचारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस वापस चाहिए। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, वे नागरिक पेंशनरों के लिए भी रक्षा बलों की तर्ज पर OROP 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने की मांग कर रहे हैं। अगर हम इन मांगों के पीछे के क्यों को समझें तो ये क्या दर्शाता है? देखिए, कर्मचारियों का तर्क ये है कि पेंशन कोई खैरात या बाउंटी नहीं है जी, बल्कि ये उनका डेफर्ड वेज है, यानी वो वेतन है जिसे उनके बुढ़ापे के लिए रोक कर रखा गया था। ये नजरिया तो बहुत अलग है। कोई भी व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी के 30-35 साल देश की सेवा में लगा दिए, वो अपने बुढ़ापे में शेयर बाजार के जोखिमों यानी मार्केट फोर्सेस पर निर्भर नहीं रहना चाहता। हाँ, एनपीएस में रिटर्न बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है, जबकि ओपीएस एक निश्चित राशि की गारंटी देता है। ठीक कहा।
और ओआरओपी की मांग इसलिए है ताकि वित्तीय समानता बनी रहे। मतलब? वे चाहते हैं कि एक ही पद से समान वर्षों की सेवा के बाद रिटायर होने वाले दो लोगों की पेंशन में सिर्फ इसलिए जमीन आसमान का फर्क ना हो क्योंकि एक 2016 में रिटायर हुआ था और दूसरा 2026 में। हाँ, समझ गई। ये उनके लिए सिर्फ आर्थिक सुरक्षा नहीं बल्कि समानता और सम्मान का विषय है। सम्मान और सुरक्षा की इसी कड़ी में एक और बिंदु है, खतरनाक ड्यूटी के दौरान होने वाली दुर्घटनाएं। जी। अगर ड्यूटी पर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है, विशेषकर आयुध कारखानों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या रेलवे में, जहां काम का जोखिम बहुत ज्यादा है, तो उसके परिवार के लिए अनुग्रह राशि यानी एक्स ग्रेशिया को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधे 2 करोड़ रुपए करने की मांग की गई है। ये फिर से उसी ह्यूमन कैपिटल एसेट वाले तर्क पर वापस आता है। कैसे? 2 करोड़ रुपए की मांग ये साबित करती है कि मानवीय जीवन की कीमत को अब एक नए और अधिक यथार्थवादी नजरिए से आंका जा रहा है। जी। एक परिवार के लिए कमाने वाले सदस्य का जाना सिर्फ एक भावनात्मक शून्य पैदा नहीं करता, बल्कि एक भयानक आर्थिक संकट भी लाता है। बिल्कुल सही बात है। तो इस पूरी चर्चा के बाद ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि 8वें वेतन आयोग का ये 30 मार्च 2026 का ज्ञापन मात्र संख्याओं, फिटमेंट फैक्टर और कुछ रुपए बढ़ाने का दस्तावेज नहीं है। ये एक तेजी से बढ़ती महत्वाकांक्षी अर्थव्यवस्था में श्रम के मूल्य को फिर से परिभाषित करने का एक साहसी प्रयास है। ये दस्तावेज सरकार को एक आदर्श नियोक्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाने की याद दिलाता है। सही बात है। अगर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, तो उस विशाल विकास का लाभ उस मशीनरी तक भी पहुंचना चाहिए जो उस विकास को दिन रात जमीन पर लागू कर रही है। इस पूरे गहरी पड़ताल और इन सभी प्रावधानों को समझने के बाद एक बहुत ही रोचक सवाल खड़ा होता है। क्या? ये सोचने वाली बात है कि अगर भारत सरकार अपने लाखों कर्मचारियों के लिए ये आधुनिक नीतियां वास्तव में लागू कर देती है, जैसे हर महीने मेंस्ट्रुअल लीव, माता-पिता की देखभाल के लिए 60 दिन की विशेष छुट्टी, न्यूरोडाइवर्जेंट बच्चों के लिए 30,000 का विशेष भत्ता और 5 सुनिश्चित प्रमोशन, तो क्या प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों पर इसका भारी असर नहीं पड़ेगा? ये एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट हो सकता है जो पूरे देश की रोजगार बाजार की दिशा बदल दे। हाँ, क्योंकि बेहतरीन टैलेंट को अपने पास रोके रखने के लिए कॉर्पोरेट जगत को भी मजबूरन ऐसे ही कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल। क्या ये मुमकिन है कि एक सरकारी दस्तावेज, जिसे हम अब तक सिर्फ एक उबाऊ वित्तीय मांग मान रहे थे, वो पूरे देश के कॉर्पोरेट वर्क कल्चर और एचआर नीतियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दे? ये तो वक्त ही बताएगा। ये एक ऐसा विचार है जो इस दस्तावेज की अहमियत को कई गुना बढ़ा देता है। और शायद यही कारण है कि नीतियां केवल कागज पर नहीं बनती, वे समाज का भविष्य तय करती हैं। हमने देखा कि एक वेतन आयोग का ज्ञापन कैसे एक आधुनिक और अधिक संवेदनशील भारत की कहानी कह सकता है।